जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो एल्व्यूलस में होती है जब और इसके गिर्द जो है एल्व्यूलस के गिर्द कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं। अब हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कौन सी जो है वो किस जो है वो वेसल में कौन सा ब्लड होगा। तो हमें पता है कि दो तरह की बेसिकली वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़ और वेन्स। आर्टरीज़ ऐसी वेसल को कहते हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से लेकर किसी दूसरे बॉडी पार्ट तक, और वेन ऐसी वेसल को कहते हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर आ रही है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जब भी जिसके साथ भी लगेगा तो इसका मतलब है लंग से रिलेटेड हम बात करने लगे हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है तो इसका मतलब है कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर जा रही है हार्ट से लंग्स तक। ठीक है, अब लंग्स में आपको पता है कि गैसेस एक्सचेंज होगी, हार्ट से लेकर जा रही है और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होनी है। गैसेस एक्सचेंज क्या होगी कि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि जो ब्लड अभी ये हार्ट से जा रहा है लंग्स की तरफ तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इट्स मीन वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है जी। अब जब ये ब्लड लेकर पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जाएगी लंग्स तक, लंग्स में जाकर गैसेस एक्सचेंज होगी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, मींस के वहाँ पर एयर से जो हमें ऑक्सीजन मिली है वो ब्लड में शामिल हो जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है वो एयर में शामिल हो जाएगी। इस तरह ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये दोबारा जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, हमें पता है कि सपोज ये हार्ट की तरफ से पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, ये डिवाइड होगी। ठीक है जी, छोटी ट्यूब्स में, छोटी वेसल्स में, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होती जाएगी तो ये आर्टियोल्स बना देगी। ठीक है, आर्टियोल्स बनाती जाएगी और अगेन ये फर्दर डिवाइड होती जाएगी और फाइन ट्यूब्स जब बनाएगी तो ये क्या बना देंगी, कैपिलरीज। सपोज ये हमारे पास जो है ये कैपिलरीज आ गई। ठीक है, अब ये कैपिलरीज जो है अगेन यहाँ पर ये कैपिलरीज का एरिया आ गया। अगर हम इसको इस तरह देखें, ये फाइन ट्यूब्स बनती जा रही हैं। ठीक है जी, इन फाइन ट्यूब्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। ये इतना पोर्शन जो है ये हमारे पास आर्टरी आ रही है, आगे आकर ये डिवाइड हो गई। ठीक है, इसी तरह ये इस साइड पर भी डिवाइड हो जाएगी, इस तरफ भी फर्दर डिवाइड होती जाएगी। ठीक है, और फाइन ट्यूब्स बना देगी। फाइन ट्यूब्स बनाएगी तो इट्स मीन कि ये क्या है, कैपिलरीज। अब ये वाला कैपिलरीज का पोर्शन है, अगेन ये कैपिलरीज के बाद दोबारा से ये जुड़ती जाएंगी, बड़ी ट्यूब्स बनाएंगी और बड़ी ट्यूब्स बनाते हुए क्या करेंगी, यहाँ से ये वेसल आकर जुड़ जाएंगी आपस में। तो ये एक लार्ज थोड़ी सी बड़ी फाइन ट्यूब से थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। अगेन आर्टरी से आर्टियोल्स बनी, आर्टियोल से कैपिलरीज बनी। अब कैपिलरीज अगेन जुड़ती जाएंगी और दोबारा से वेन्यूल्स बनाएंगी यहाँ पर। ठीक है, वेन्यूल्स बनाएंगी और ये वेन्यूल्स जो है ये दोबारा अगेन जुड़ती जाएंगी और बड़े साइज़ में होती जाएगी। जिस तरह ये एक फिर अगेन लार्ज जो है वो ट्यूब का स्ट्रक्चर बना देंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास आर्टरी का लार्ज स्ट्रक्चर था, इसी तरह वेन सिंगल ये वेन बन जाएगी। ठीक है जी, आर्टरी डिवाइड हुई स्मॉलर ब्रांचेस में तो इसको हमने आर्टियोल्स बोला। आर्टियोल्स फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है, उसको हमने कैपिलरीज बोला। और कैपिलरीज आगे दोबारा से जुड़ती जाएंगी और वो क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स दोबारा से आगे जुड़ती जाएंगी तो वो क्या बना देंगी, वेन। ठीक है जी, इस तरह ये जो है ये ब्लड यहाँ पर सपोज यहाँ पर एल्व्यूलाई था, इस एरिया में कैपिलरीज में इस एरिया में एल्व्यूलाई था, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुई और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ और दोबारा वेन के ज़रिए वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का जो है यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट हो जाता है।
और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक लाएगी और लंग्स से गैसेस एक्सचेंज होगी, ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और दोबारा हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास आर्टरीज़ में सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो सारी की सारी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है जी, वो पल्मोनरी आर्टरी क्यों डीऑक्सीनेटेड ब्लड करती है ये हमने पढ़ा कि उसने ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड करना होता है, क्योंकि लंग्स में जाकर गैसेस एक्सचेंज होगी, इस वजह से जो है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज जो होंगी वो सारी क्या लेकर जाएंगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या है। लंग्स का पहला पॉइंट हम देखते हैं, ऑल दी एल्वुलाई ऑफ वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। एल्वुलाई हमने किसको बोला था, सैक लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है जी, सिंगल अगर होगा तो हम इसको एल्वुलस बोलेंगे, जैसे ये क्लस्टर बनता जाएगा तो इसको हम एल्वुलाई बोलेंगे। ठीक है, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है वो क्लस्टर का कह लें कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास एक साइड के जो सारे क्लस्टर्स होंगे एल्वुलाई सारे होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक साइड का लंग्स बन जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह हमारी बॉडी में कितने लंग्स हुए, पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है जी, मीन्स के पेयर ऑफ लंग्स के दो जोड़े, एक जो है लेफ्ट साइड का और सेकंड राइट साइड का। अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो यूं करके जो है वो लंग्स हमारे पास आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये हमारे पास राइट साइड। अब ये जो है हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी कहते हैं चेस्ट की कैविटी। ठीक है जी, जो चेस्ट की कैविटी होती है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। मीन्स के जो चेस्ट की वाल है, सपोज ये लंग्स आगे, इसके बाहर वाली जो वाल्स हैं ये क्या होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के साथ बनी होती हैं। ये रिब्स हैं ऊपर। ठीक है जी, ये जितना भी एरिया है ये सपोज हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, रिब्स यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा तो इसको ये रिब्स हम 12 पेयर्स कहेंगे, वन ये साइड और वन ये साइड। ठीक है जी, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। द रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये रिब मसल्स जो हैं, रिब्स जिसको हम पसलियाँ कहते हैं, ये भी जुड़ी हैं किसी मसल्स के साथ। ठीक है, ये रिब्स जो हैं वो किसी मसल्स के साथ जुड़ी हैं। अब उन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है, अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम प्रेजेंट बिलो द लंग्स। अब इन लंग्स के नीचे जो है वो मसल्स का बना हुआ एक थिक जो है वो डायफ्राम इस तरह का, इस शेप का बना हुआ होता है, जो कि कहाँ होता है, लंग्स की नीचे वाली साइड पे। ठीक है, लंग्स के नीचे वाली साइड पे एक डायफ्राम बना होता है जो किसका बना है, थिक होता है, किसका, मसल्स का बना हुआ, मसल का बना हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स। लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और इसकी 2 लोब्स। लोब्स का मतलब होता है कि यहाँ से जुड़ा इस तरह वो इसका इनर यही पोर्शन जो है ये लोब्स बनाएगा। मीन्स के एक ही वाल जो है वो दोबारा इनर साइड को पिंच होती है और यही जो है एक ही वाल दोबारा जुड़ती है आपस में, ये 2 लोब्स बन गई। ठीक है, तो जो राइट साइड का लंग होता है ये थोड़ा लार्ज साइज़ का होता है और इसकी 3 लोब्स होती हैं, सपोज इस तरह यूँ। ठीक है जी, इस वजह से ये जो है ये ज़्यादा लार्ज साइज़ में होता है 3 लोब्स की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है जी, द राइट लंग इज बिगर, दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। स्पॉन्जी होते हैं सुराखदार, छोटे छोटे सुराख होते हैं इनमें, पोरस होता है ये, छोटे छोटे पोरस, छोटे छोटे सुराख होंगे पोरस। जैसे आपने किचन में स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, वो जो बर्तन धोने के लिए एक वो होता है ना फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो स्पॉन्ज उसे कहते हैं, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है पोरस। वो स्पॉन्ज जो है वो भी पोरस होता है, इसी तरह ये भी जो है ये पोरस होता है। एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, और ये इलास्टिक होता है, मीन्स के ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, इलास्टिक होता है, लचकदार होता है ये। नेक्स्ट, ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। मीन्स के हर लंग्स जो है उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। सपोज हम ये लंग्स बनाते हैं,
ठीक है जी, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का लंग्स आ गया, सॉरी राइट साइड का, और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का। अब इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके बाहर, ठीक है जी, जो इसको सराउंड करती हैं। एक मेम्ब्रेन ये होगी जिसको हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसके बाहर वाली साइड पे एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है, जिसका ये काम होता है कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब ये लंग्स फूलते हैं, जब इनके अंदर हवा आती है तो ये फैल जाते हैं, और जब ये फैलते हैं तो इनमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होती है इस फ्लूइड की वजह से, ठीक है, ताकि ये इनमें जब ये फैलेंगे हवा की वजह से तो इनमें फ्रिक्शन ना हो। अगेन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें से हवा निकलेगी तो इसकी फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो सके, इस वजह से ये फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेन्स विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लंग्स, ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट है दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जिसमें किस तरह जो है वो ब्रीथिंग होती है, उसका क्या पीछे जो है प्रोसेस है, किस तरह ये सारा अमल होता है ब्रीथिंग का। उसमें बेसिकली हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, ब्रीथिंग जो है वो फिज़िकल फिनोमिना या मैकेनिकल इसे हम कहते हैं कि ये प्रोसेस होता है, इसमें मैकेनिकल मूवमेंट होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। गैसेस एक्सचेंज के लिए ये होता है बेसिकली। अब ब्रीथिंग के दो फेज़ हैं बेसिकली, दो फेज़ कौन से हैं, जिसमें हम एक फेज़ ये है जिसमें हम इन्वायरमेंट से एयर को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, ठीक है जी, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होती है वहाँ पर। और सेकंड फेज़ है कि उस एयर में जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, उस एयर को हम वापस अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। ये दो फेज़ हैं, और इन फेज़ को हम, जो पहला फेज़ है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनहेलेशन या इंस्पायरेशन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड, कि रिब मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उभर जाती हैं, बाहर की तरफ उभर जाएंगी, ठीक है। सपोज ये आप ये समझिए कि मेरा हाथ जो है वो रिब मसल्स का काम कर रहा है, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये क्या हुआ, मेरा हाथ ऊपर की तरफ उभर गया, ठीक है। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए और ये रिब्स जो हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। ये क्यों ऊपर की तरफ उठते हैं ये हम आगे पॉइंट्स में देखते हैं। नेक्स्ट बात करता है, उसी दौरान एट द सेम टाइम डोम शेप्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड